Hi everyone, this is video number 7 of Indian Economic Development, Chapter 1 Indian Economy on the Eve of Independence। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इन टॉपिक्स के साथ ही हमारे फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का एंड हो जाएगा और जो इसके जो रिलेटेड 6 वीडियोज़ हैं, फर्स्ट 6 वीडियोज़ हैं, उनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। और अगर कोई आपको डाउट है इस चैप्टर के साथ रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। Occupational structure on the eve of independence. So what is occupational structure? Let's see the definition. It refers to distribution of working population across different sectors. Mean to say total population में से जितने परसेंटेज लोग जो हैं वो different sectors में work कर रहे हैं वो होता है occupational structure. The total workforce that is doing work in different sectors of the economy. सो इकॉनमी के 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें हम जो गुड्स हैं वो नेचुरल वे से गेन करते हैं, लाइक रॉ मटेरियल्स। सो जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें कौन कौन से फील्ड्स ऑफ वर्क इंक्लूड हैं? एग्रीकल्चर, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन एंड माइनिंग। तो ये सारे प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टोटल वर्कफोर्स दैट वाज डूइंग वर्क इन दिस सेक्टर दैट वाज 72.7%। सो 72.7% लोग जो थे वो प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रहे थे। फिर इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होते हैं? रॉ मटेरियल्स को यूज करके फिनिश प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना विद द हेल्प ऑफ मशीनरी और कैपिटल गुड्स। सो कहने का मतलब क्या है? अगर हम कॉटन एज अ रॉ मटेरियल लें, उससे कॉटन क्लॉथ प्रोडक्शन हो, क्लॉथ मिल में, टेक्सटाइल मिल्स में क्लॉथ की प्रोडक्शन हो, कॉटन क्लॉथ की प्रोडक्शन हो, तो वो क्या आएगा? वो हमारा आएगा सेकेंडरी सेक्टर में। सो इसी तरह से हम शुगर केन की बात कर सकते हैं। शुगर केन जो है एज ए रॉ मटेरियल लेके हम उससे शुगर जो है शुगर मिल्स में मैन्युफैक्चर करें, वो क्या आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। सो उस टाइम पे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द टोटल वर्कफोर्स दैट वाज डूइंग वर्क इन सेकेंडरी सेक्टर दैट वाज 10.1%। फिर इसके बाद आ गया टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो टर्शरी सेक्टर में डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, लाइक ट्रेड एंड कॉमर्स, communication, transport and storage and other services also. So total workforce का जो शेयर था उस टाइम पे that was 17.2%. So ये क्या था? more than that of secondary sector था। So ये तीनों सेक्टर्स में जो इसकी डिवीजन थी वर्कफोर्स की वो कितनी है? प्राइमरी सेक्टर में 72.7%, सेकेंडरी सेक्टर में 10.1% एंड टर्शरी सेक्टर में 17.2%। तो इस टेबल से हमें क्या शो होता है? इस टेबल से हमें 3 फीचर्स मिलती हैं। वो फर्स्ट फीचर क्या है? प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो इससे हमें ये देखो टेबल में अगर प्राइमरी सेक्टर में देखें तो 72.7% सबसे ज्यादा शेयर जो है वो प्राइमरी सेक्टर में वर्कफोर्स का है। तो इसका मतलब क्या है? उस टाइम पे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टोटल वर्कफोर्स जो थी दैट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो इसलिए हम प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन मीन टू से ज्यादातर लोग जो थे एग्रीकल्चरल फील्ड में वर्क कर रहे थे। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइफ। लोगों का जितना भी लाइफ स्टाइल था, मतलब जितना भी लिविंग था, खाने पीने का जो भी था वो सारा एग्रीकल्चर सेक्टर से उनको मिलता था। सो प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन कितना शेयर था इसका? 72.7%। अगर हम कंपेयर करें इसको अदर कंट्रीज के साथ, लाइक अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें जो जापान में 12% जो था प्राइमरी सेक्टर में लोग वर्क कर रहे थे, एंड जो अमेरिका एंड इंग्लैंड था उसमें 2% था शेयर,
वर्कफोर्स का एग्रीकल्चरल फील्ड में, और जर्मनी का कितना था 4%। इसका मतलब क्या था, इन कंट्रीज में एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर कम डिपेंडेंसी, लेकिन इंडस्ट्रियल और टर्शरी सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंसी। तो ये क्या शो कर रहा है, दिस एस्टैब्लिशेस बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रही थी, टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर पे कम डिपेंडेंसी। लेकिन अदर कंट्रीज में क्या था, एग्रीकल्चरल सेक्टर में कम डिपेंडेंसी एंड जो अदर सेक्टर्स हैं उसमें ज़्यादा डिपेंडेंसी। इसका मतलब इंडियन इकोनॉमी क्या शो कर रही थी, बैकवर्डनेस शो कर रही थी। इसी तरह से सेकेंड पॉइंट है दैट इज इंडस्ट्री एंड इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और इसमें थोड़ा सा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वर्क भी होता था। तो सेकेंडरी सेक्टर में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, मतलब टोटल इसकी वेटेज 10.1% थी, लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो उसकी जो परसेंटेज थी वो 9% थी। एंड 10.1 में से जो 9% तो निकल गया, तो 1.1 रिमेनिंग जो था वो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क के काम में लोग जो थे वो लगे हुए थे। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज के साथ, तो यूएसए में जो शेयर था दैट वाज 32%, लोग जो थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगे हुए थे। इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा 42% लोग काम पे लगे हुए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एंड जापान में कितना था 39%। इट मीन टू से इट फर्दर शोड दैट इंडियन इकोनॉमी वॉज बैकवर्ड इकोनॉमी कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सो इंडियन इकोनॉमी से की उस टाइम पे ग्रोथ नहीं हो रही थी, बिकॉज तीनों सेक्टर्स में सिर्फ एक सेक्टर की ग्रोथ हो रही थी। तो इकोनॉमी की ग्रोथ कब होती है, जब तीनों सेक्टर की ग्रोथ होती है साथ में। लेकिन यहाँ पे क्या था, प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन इन सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ नहीं हो रही थी। फिर इसके बाद थर्ड मेन पॉइंट यहाँ पे अराइज होता था कि रीजनल वेरिएशंस थी। उस टाइम पे रीजनल वेरिएशंस बहुत थी। रीजनल वेरिएशंस मीन टू से कुछ स्टेट्स जो थे, कंट्री के कुछ स्टेट्स जो थे वो एग्रीकल्चरल फील्ड में ज़्यादा वर्क कर रहे थे, और कुछ जो थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में उनकी ग्रोथ होने लगी थी। सो उस टाइम पे जो स्टेट्स थे लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, इसमें कमेंसुरेट इंक्रीज हो रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, लेकिन डिक्लाइन किस में हो रहा था, एग्रीकल्चरल सेक्टर में। एग्रीकल्चर में क्या हो रहा था, इसका डिक्लाइन हो रहा था वर्कफोर्स का शेयर, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हो रहा था, इसकी ग्रोथ हो रही थी। लेकिन एट द सेम टाइम देयर वाज टोटल rise in workforce, share of total rise in workforce that was in Orissa, Rajasthan and Punjab। मतलब ये एग्रीकल्चर सेक्टर में इसकी ग्रोथ हो रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकी ग्रोथ हो रही थी, लेकिन इसका जो वर्कफोर्स का शेयर था डिक्लाइन हो रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर में। सो क्लियर हो गया आपको कि तीन हमने फीचर्स बतानी है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। फर्स्ट इज प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकंड जो है इंडस्ट्री एंड इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, एंड थर्ड क्या है, रीजनल वेरिएशंस। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हेल्पफुल होता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी की ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, द बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड फैसिलिटीज नीडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ सोसाइटी। सो किसी भी सोसाइटी की प्रॉपर ऑपरेशन के लिए, प्रॉपर उसको ऑपरेट करने के लिए जो फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स की एंड फैसिलिटीज की ज़रूरत होती है, वही क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखियो रोड्स, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, पावर स्टेशंस, schools, hospitals, colleges, communication and bus services, and oil and gas pipelines, services,
ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होती है। अगर इन सब चीज़ों की ग्रोथ हो जाती है, इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट हो जाती है, तो इकॉनमी की डेवलपमेंट अपने आप हो जाती है। सो इकॉनमी की जो डेवलपमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। सो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये जो है इट इज व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कैसी थी? बहुत ही ज़्यादा पुअर थी। उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा पुअर थी। उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा, ब्रिटिशर्स ने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा उसमें उनका अपना क्या था, बेनिफिट्स जहाँ पे होते थे उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने डेवलप किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं रोड्स की। तो रोड्स उन्होंने क्यों डेवलप करे? द रोड्स दैट वर बिल्ट फॉर दैट वाज बिल्ट, ये क्यों बिल्ड करे गए? फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को मेयर रॉ मटेरियल सप्लायर बना के रख दिया था। वो चीप रेट्स पे रॉ मटेरियल्स इंडिया से ले जाता था ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में उन्हीं चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर, मतलब उन्हीं रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके फाइनल गुड्स, फिनिश गुड्स बना के इंडिया में ही क्या करता था, सेल करता था। तो यहाँ पे क्या करता था, उन्होंने रॉ मटेरियल्स की सबसे पहले ज़रूरत उनकी रॉ मटेरियल की होती थी। तो रॉ मटेरियल्स को शिफ्ट करने के लिए फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया शिफ्ट करने के लिए उन्होंने रोड्स को डेवलप करा, या फिर जो भी उन्होंने वॉर्स वगैरह फाउट करनी होती थी तो उनके लिए भी उन्होंने जो आर्मी को मोबिलाइज करना था, इसीलिए उन्होंने रोड्स को डेवलप किया। जिन एरियाज़ में उनको रोड्स की ज़रूरत नहीं थी उन एरियाज़ में उन्होंने रोड्स को डेवलप नहीं किया, तो इंडियंस को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था जब फ्लड्स आते थे। तो वो बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में रहते थे। तो इसका मतलब उन्होंने उन रोड्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया जिन रोड्स के ऊपर उनके रॉ मटेरियल शिफ्ट नहीं होते थे और आर्मी मोबिलाइज नहीं होती थी। सेकेंड पॉइंट इज रेलवेज। The most important contribution of British rule was to introduce railways in 1850. Railways promoted foreign trade, but it benefited the Britishers more than the Indians. It led to huge losses. इंडिया के लिए इससे बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हुए हैं, लेकिन इसके लिए फ़ायदा एक तो फ़ायदे भी हुए थे। एक तो इंडिया के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, जो इंडिया के लोग थे वो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल था वो कर सकते थे। दूसरा एक फ़ायदा ये हुआ कि एग्रीकल्चर का जो कमर्शलाइजेशन हुआ था वो पॉसिबल हुआ था, लेकिन उसमें भी इंडिया को बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं लॉसेस तो हुए ही थे। तो इंडिया में जो उन्होंने रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस किया तो उसका बेसिक पर्पस क्या था? टू ट्रांसपोर्ट finished goods from Britain to the interior of the colony in India to increase their size of market। कहने का मतलब क्या था? जो फिनिश प्रोडक्ट्स ब्रिटेन से बन के आती थी उन फिनिश प्रोडक्ट्स को कहाँ पे लेके जाना? इंटीरियर ऑफ द कॉलोनी इन इंडिया, मीन टू से वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इंडिया में जो फिनिश गुड का साइज ऑफ मार्केट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स हो। तो प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए उन्होंने रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस करा। दूसरा उन्होंने रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस करा कि वो इंडिया की टेरिटरी, इतनी वास्ट टेरिटरी है, उसके ऊपर वो कैसे कंट्रोल करें। उन्होंने जो एफिशिएंट कंट्रोल के लिए, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने जैसे वन स्टेट टू अनदर स्टेट जाना था तो वो उन्होंने क्या करा? रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस करा, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी उन्होंने रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस करा। तो रेलवे से कहीं ना कहीं इंडिया को बेनिफिट्स तो हुए, लेकिन उससे जो बेनिफिट्स जो ब्रिटिशर्स को थे वो बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने क्या करा कि रोड्स को कनेक्ट करा रेलवेज़ के साथ। रोड्स को जो पहले उन्होंने रोड्स डेवलप करी, रोड्स को क्यों डेवलप करी? रॉ मटेरियल्स वन एरिया टू अनदर एरिया डेवलप ले जाया जा सके और फिर वो रेलवे स्टेशन तक पहुँचाया जाए। फिर इसके बाद उन्होंने मेन जो थी वो पोर्ट्स की डेवलपमेंट करी। तो एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, थर्ड पॉइंट हमारा क्या आएगा? एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। उन्होंने मतलब एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्स को डेवलप करा, लेकिन वो पोर्ट्स जितनी भी डेवलप करी उन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए करी। उन्होंने उन एरियाज़ में ही पोर्ट्स को डेवलप किया जिन एरियाज से उनका जो रॉ मटेरियल्स थे वो इंडिया से ले जाए जाने थे ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से जहाँ तक इंडिया में फिनिश प्रोडक्ट्स बन के आने थे उन्हीं पोर्ट्स को डेवलप किया। बाकी की पोर्ट्स की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया,
मीन टू से इंडिया के लिए वो क्या थे, बेनिफिशियल इतने नहीं हुए जितने कि ब्रिटिशर्स के लिए हुए। फिर इसके बाद आ गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो थे उस टाइम 2 टाइप्स के कम्युनिकेशन ही पॉसिबल थे, एक तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स। तो जो पोस्टल कम्युनिकेशन था वो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंडिया के लिए यूजफुल था, इंडिया के लोगों के लिए कहीं ना कहीं, लेकिन वो इनएडिक्वेट था, प्रॉपर नहीं था। फिर इसके बाद क्या किया कि इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस की गई। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वाज इंट्रोड्यूस एट हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को इंट्रोड्यूस करा गया, जो कॉमन लोगों की रीच के बहुत ज़्यादा बाहर था, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को यूज़ कर सके। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करा टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या करा, कम्युनिकेशन को डेवलप करा। नो डाउट ब्रिटिश एम्पायर एक्सप्लॉइटेड इंडिया इन मैनी वेज। दे एक्सप्लॉइटेड इंडियन एग्रीकल्चर, दे एक्सप्लॉइटेड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, दे कंट्रोल्ड फुल्ली ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। मीन टू से उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया मैनी वेज से, लेकिन कहीं ना कहीं देयर वाज अ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ऑल्सो इन इंडिया। मीन टू से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो भी कुछ किया वो अपने बेनिफिट्स के लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए किया। उन्होंने इंडियन इकॉनमी को टोटली एक्सप्लॉइट करा ताकि वो खुद अपनी जो ब्रिटिश इकॉनमी है उसको डेवलप कर सकें। तो उन्होंने इंडियन कॉलोनी को पूरी तरह से अपने मतलब के लिए यूज़ करा, लेकिन उनके जाने के बाद और उनके मतलब आने से कहीं ना कहीं इंडिया में इसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हुए थे, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ था। तो पहला इम्पैक्ट है, जैसे फर्स्ट इम्पैक्ट क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। पहले जो लोग थे इंडियन फार्मर्स जो थे वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, मतलब गुजारे लायक खेती करते थे, जितना उनको खाने के लिए चाहिए था उतनी ग्रो अप करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो फार्मर्स थे उनको लालच दे के उनको इंडिको ग्रो अप करने के लिए बोला, यानी कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो अप करने को बोला। तो कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो अप करने से क्या फ़ायदा हुआ कि जो फार्मर्स थे उनके दिमाग में ये बैठ गया था कि हम गुजारे लायक खेती के अलावा जो बाकी की खेती है वो भी कर सकते हैं, इससे उनको बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो फार्मर्स ने क्या किया, जो सबसिस्टेंस फार्मिंग्स थे वो भी कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो अप करने लगे। अब वो इंडिको के साथ साथ जूट की, कॉफ़ी की, रबर की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे। अब लोगों को लगने लगा था कि जो एग्रीकल्चरल मतलब जो हम फूड क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करके उनको सेल किया जा सकता है, और इससे एग्रीकल्चर का क्या हो गया, कमर्शलाइजेशन हुआ। मीन टू से लोग जो थे ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन करने लगे थे, तो इंडिया क्या हो गया था, सेल्फ सफिशिएंट हो गया था इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये पहला इफेक्ट था कि सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फिर इसके बाद सेकेंड आया बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब पहले लोग जब मतलब ट्रांसपोर्ट करते थे तो पैदल चल के जाते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, कितने कितने दिन लग जाते थे। लेकिन जब रोड्स की और रेलवेज़ की इंट्रोडक्शन हुई इंडिया में, तो रोड्स बनने की वजह से या रेलवेज़ इंट्रोड्यूस होने की वजह से क्या हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जो था वो मतलब अब बहुत कम टाइम में पॉसिबल होने लगा, तो लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। दूसरा क्या था, इसी रोड्स एंड रेलवेज़ के डेवलप होने की वजह से जो कह सकते हैं कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट लोग जाने लगे थे, एक दूसरे के कल्चर को जानने लगे थे, तो एक तरह से नेशनल इंटीग्रेशन पॉसिबल होनी शुरू हो गई थी। लोग एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के कल्चर को समझने लगे थे। इसी तरह से जो रोड्स एंड रेलवेज डेवलप होने की वजह से जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी पॉसिबल हुआ था। तो बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में पोर्ट्स की डेवलपमेंट हुई है। जो अंग्रेज़ों ने रोड्स, रेलवेज एंड पोर्ट्स की डेवलपमेंट की, उसमें भले ही उनका फ़ायदा छिपा हुआ था, लेकिन जो रोड्स थी, रेलवेज थी, उनके जाने के बाद उनकी ग्रोथ और ज़्यादा हो गई, क्योंकि जो इंडियंस थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अब ट्रैवल करने लगे थे, कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स ज़्यादा हो गया था। तो इसकी मतलब कहने का मतलब क्या है, इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हुए थे
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ने की वजह से। फिर इसके बाद आ गया चेक ऑन फेमाइंस। चेक ऑन फेमाइंस, फेमाइंस मीन टू से ड्रॉट हिट एरियाज, मीन टू से जहाँ पे क्रॉप्स जो हैं वो खराब हो जाती हैं ड्यू टू ड्रॉप्स या ग्रो अप नहीं हो पाती, तो उन एरियाज में रोड्स बनने की वजह से या रेलवेज की डेवलपमेंट होने की वजह से, रेलवे स्प्रेड होने की वजह से जिन एरियाज में ड्रॉट हो जाता था, फूड सप्लाई की शॉर्टेज हो जाती थी, उन एरियाज में फूड सप्लाई को अवेलेबल करवा दिया जाता था, क्योंकि अब रोड्स बन गए थे और रेलवेज बन गए थे, तो वहाँ पे अब फूड की शॉर्टेज नहीं रही, तो लोगों को उस टाइम पे सेव किया जा सकता था। फेमाइन इज शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। इंडिया में पहले क्या था, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, मीन टू से बार्टर इकोनॉमी थी, गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। तो यहाँ पे क्या था कि अगर किसी ने कोई काम किया है तो उसके बदले में उसको फूड ग्रेन्स दिए जाते थे, या फिर जैसे व्हीट के बदले में शुगर ले ली, शुगर के बदले में राइस, राइस के बदले में क्लोथ, तो इस तरह से एक्सचेंज पॉसिबल होता था। लेकिन इस एक्सचेंज में क्या थी, बहुत सारी लिमिटेशंस थी, जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम थी, या फिर स्टोरेज की प्रॉब्लम थी, प्रॉपर मेजरमेंट नहीं था। तो ये सब जो लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की, इसकी वजह से जो सिस्टम था वो अच्छी तरह से ऑपरेट नहीं हो पाता था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल किया। तो मॉनेटरी सिस्टम में क्या था कि पैसे के बदले में आपको कोई ना कोई चीज़ मिलेगी, मिनटू से आपके पास पैसा है तो आप कोई भी चीज़ बाय कर सकते हो, अपनी मर्जी की बाय कर सकते हो। तो इससे मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज सिस्टम जो था, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटेटेड डिवीजन ऑफ लेबर, इससे डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल हुई, स्पेशलाइजेशन पॉसिबल हुआ एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब देखो डिवीजन ऑफ लेबर कैसे, जो वर्कर जितना ज़्यादा काम करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको पैसे दिए जाएंगे। अगर स्किल्ड लेबरर है, ट्रेंड लेबरर है तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अगर वो अनट्रेंड है, अनस्किल्ड है, उसको कम पैसे मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या था, डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल हुई, स्पेशलाइजेशन पॉसिबल हुआ। इसी तरह से लोग जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे। उनको पता है कि अगर प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा करेंगे, चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वो मार्केट में सेल करेंगे, उसके बदले में उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो जितना पैसा होगा उसी अकॉर्डिंग वो अपनी डिमांड्स को पूरा कर पाएंगे। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगी थी ड्यू टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज से। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया के ऊपर 200 ईयर्स रूल ओवर किया। क्यों किया? क्योंकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वो बहुत अच्छा था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की जो पॉलिसीज़ थी उनको कहीं ना कहीं जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं उसको समझा, उन्होंने देखा हुआ, तो उन्होंने वही सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश की। तो मतलब एज अ रेडी रेकनर, कहने का मतलब क्या है, द ब्रिटिश राज इन इंडिया हैड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम which served as a ready reckoner for Indian politicians। तो इंडियन पॉलिटिशियंस वही सिस्टम को अप्लाई करना चाहते थे इंडिया में। सो ये तो हमारा टॉपिक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस टॉपिक के साथ ही हमारे फर्स्ट चैप्टर का एंड होता है। वो चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड जो सेकेंड चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। So students, if you like my videos then subscribe my channel and keep watching my videos and share videos with your friends, and thank you so much for watching my videos.